Good morning, all of you. Today we are going to start our last topic of this chapter, that is types and distribution of forest and wildlife resources. Okay, so in this topic we are going to study. So what are the types of forest found in India? Actually, this is determined by the government of India, and we will see how they are found in various part of our India. So even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them in India. तो इंडिया में इंडिया एक बहुत बड़ा देश होने के कारण हमारे इंडिया का जो जियोग्राफिकल जो एक्सटेंट है वो काफी ज्यादा वास्ट होने के कारण यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। तो भले हम लोग डिसाइड कितना भी कर ले कि इसको कंजर्व किया जाए इन फ्यूचर, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों को हमको फेस करना होता है। सो much of its forests and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments। तो इसमें से जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है उसको मैनेज कंट्रोल या रेगुलेट की जब जहाँ तक हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट से ही किया जाता है। गवर्नमेंट ही उसको क्या करती है, मैनेज कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है। तो गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली, तो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब काम करता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी और कुछ सब डिपार्टमेंट्स है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल के फॉरेस्ट को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हु रेगुलेट्स द फॉरेस्ट इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। और इसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसको कुछ कैटेगरी में रखा हुआ है। सो दीज कैटेगरीज आर रिजर्व फॉरेस्ट, protected forest and unclassed forest. So there are three specific categories in which our whole entire forest are divided. So reserve forest देखेंगे सबसे पहले। So more than half of the total forest land has been declared reserve forest। तो इंडिया में जो भी टोटल फॉरेस्ट है उसमें से 50% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है उसको यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। So reserve forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned। तो देखो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं उनको तो मोर देन 50% ऑफ आवर टोटल लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया है ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो ये हमारे देश के लिए मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं, मतलब माना गया है कि हमारे देश की एक मेन प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें से जो निकलने वाले प्राइमरी प्रोड्यूस है तो भारत सरकार उसका यूज करती है टिम्बर के लिए वगैरह वगैरह, टिम्बर वुड्स वगैरह। तो और जहाँ तक हम कंजर्वेशन की बात करते हैं फॉरेस्ट और एनिमल्स, तो इसके ऊपर में भी इसके थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। तो ये सेकेंडरी नहीं प्राइमरी में ही आएगा ये इनका जो ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में दोनों चीजें हैं यहाँ पे, कि उसको रेगुलेट करना, कंजर्व करना एज अ मेन असेस, और दूसरी चीज वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन का, ये दोनों प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। सेकेंड थिंग इज हियर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मतलब जो जितना भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है हमारे पास में उसके 1/3 जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का स्टेटस देके रखा है गवर्नमेंट ने एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये डिक्लेयर करके रखा है 1/3 लैंड को, 1/3 फॉरेस्ट लैंड को, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अभी वर्ड से ही पता चलता है, प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। मतलब इन क्षेत्र में हम लोग पोचिंग हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते या विदाउट देयर परमिशन हम घूम फिर भी नहीं सकते। तो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। तो प्रोटेक्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर में बहुत सारी प्रोविजन हो सकती है। मैंने आपकी जानकारी के लिए सिर्फ यहाँ पे इतना बताया कि हम यहाँ पे विदाउट देयर परमिशन घूम फिर नहीं सकते, पिकनिक नहीं निकाल सकते,
या जो प्राइमरी प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से वो कलेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ तक हम वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें उसमें आती है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। सो दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे बताया एक ही सेंटेंस है मैं कि इन टाइप्स के जो फॉरेस्ट है अभी तक जितना भी नेशनल डिग्रेडेशन हुआ सो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से जब से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो आगे से उसका कोई डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, या तो जो जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो वहाँ पे डिग्रेडेशन वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वो टोटली बैन होता है वहाँ। ये बात यहाँ पे याद रखना है। थर्ड टाइप जो है यहाँ पे, तो थर्ड टाइप में अनक्लास फॉरेस्ट की बात की गई है, तो इसका कोई मतलब वर्ड से ही पता चलता है कि इसको स्पेसिफिक कोई क्लास में रखा नहीं गया है इस फॉरेस्ट को। सो दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। जैसे वेस्टलैंड हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था, तो वेस्टलैंड किस किस टाइप की होती है, तो एक्चुअली जो वेस्टलैंड पड़ी हुई आपको दिखती है बैरन लैंड वगैरह जो किसी काम की नहीं होती है या खाली दिखती है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होते या आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसको हम वेस्टलैंड बोलते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू उसको क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है एज एन वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड भी फॉरेस्ट की लैंड हो सकती है। तो यहाँ पे दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। तो इसमें मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड किया गया है, मतलब जहाँ पे प्राइवेट लोगों की कुछ प्रॉपर्टी और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही है, जो खाली पड़ी है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है या किसी चीज के लिए यूज नहीं हो रहा है, या किसी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है जो खुली पड़ी हुई है एज एन वेस्ट लैंड। तो ऐसे सभी प्रॉपर्टी को इसमें अनक्लास फॉरेस्ट में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन लिखना होता है, तो इसमें तीनों पॉइंट्स को याद रखना है आपको। द फर्स्ट वन वाज रिजर्व फॉरेस्ट, देन आफ्टर प्रोटेक्टेड, एंड थर्ड वन इज हियर अनक्लास फॉरेस्ट, राइट। तो आगे बढ़ेंगे अब कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, पहले जो पहले पहली जो कैटेगरी है, दो कैटेगरी, राइट। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर टू एज द परमानेंट फॉरेस्ट। इनको हम परमानेंट फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मतलब यहाँ तक ये जो फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए होते हैं, तो इनको एक परमानेंट फॉरेस्ट का स्टेटस दिया होता है। तो उसी आधार पे यहाँ पे हम डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज नहीं करते, या गवर्नमेंट भी डिफॉरेस्टेशन वाली एक्टिविटी नहीं करते। अगर गवर्नमेंट को भी कोई प्रोजेक्ट चलाना हो तो बहुत ज्यादा इसमें फिर लॉ में चेंजेस वगैरह करने के बाद में ही इस फॉरेस्ट के लैंड को एक्वायर किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट, क्योंकि ये परमानेंट फॉरेस्ट होती है। तो इसमें प्लांटेशन को प्रमोट किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट नहीं किया जाता है। और ये प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो मिलता है गवर्नमेंट को यहाँ से, तो उस प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर में भी गवर्नमेंट का ही राइट्स होता है, और गवर्नमेंट अपने लिए खुद के लिए यहाँ के प्राइमरी प्रोड्यूस को देश के विकास के काम के लिए यूज करने का पूरा पूरा राइट्स होता है गवर्नमेंट को। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी यहाँ के प्राइमरी प्रोड्यूस को यूज नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको याद रखना होगा। सेकेंड पर्पज ये भी है, पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे मैंने बताया आपको कि टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना भी एक गवर्नमेंट का काम होता है, इसीलिए इसको परमानेंट फॉरेस्ट के स्टेटस में रखा जाता है। एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन, और दूसरा है कि इसका प्रोटेक्शन करना, नेचुरल वेजिटेशन का प्रोटेक्शन करना, और उसके बाद में वाइल्ड लाइफ को भी क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये कहाँ कहाँ पे हमारे इंडिया में परमानेंट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर लगता है हमारे नेबरिंग स्टेट है, हमारा नेबर मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश में सबसे लार्ज एरिया जो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर में हमारे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। ओके, मतलब मध्य प्रदेश में, एमपी में जितना भी टोटल फॉरेस्ट हो उसके 75% फॉरेस्ट को यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट का क्या दिया गया है, स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें हम, तो बाकी भी स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, राइट, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, इन सभी स्टेट में क्या
रिजर्व फॉरेस्ट काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक प्रपोर्शन में क्या मिलता है, रिजर्व फॉरेस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट की वैसे भी क्या है, तो वैसा भी प्रोपोर्शन जो है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे जो भी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पंजाब हरियाणा वाले एरिया में तो फॉरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास फॉरेस्ट मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटी। देखिए, जहाँ तक हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है वहाँ के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज है, और वैसे भी वहाँ के जो स्टेट्स है, तो वहाँ पे ऑटोनॉमस स्टेटस वाले बहुत ज़्यादा स्टेट्स है। मतलब ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर होती है। उसके लोकल गवर्नमेंट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ खास इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो उसको हम ऑटोनॉमस स्टेटस बोलते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के थ्रू या कम्युनिटी के थ्रू क्या किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने जिस कम्युनिटी को पढ़ा था, तो वो कम्युनिटी क्या करते हैं, उस नेचुरल वेजिटेशन को ही अपना मतलब भगवान मानते हैं, तो पूछते हैं उसको, उनकी आस्था होती है। तो ऐसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज है, और ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए वहाँ के लोगों को ऑटोनोमस स्टेटस दे के रखा है। और उसी के कारण वहाँ पे जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी या तो फिर इंडिविजुअल्स ग्रुप जो है वहाँ पे, तो वो उनको रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, राइट, बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेटस। सो बात करेंगे हम कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ये जो कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं साथ साथ में। सो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि ये जो फॉरेस्ट है इसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं या वाइल्ड लाइफ जो इनका हैबिटेट होता है, तो ये हमारे एंशियंट ईरा से चलता आ रहा है। और इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट इसके एविडेंस है। We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि इंडिया में फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज को देखा जाता है और उनका वहाँ पे हैबिटेट होता है। तो वो लोग बिल्कुल तैयार ही नहीं है उन फॉरेस्ट को, उनके हैबिटेट को छोड़ने के लिए। और इसीलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने की गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहती है। और उसी के कारण उनको ऑटोनॉमस स्टेटस दे के रखा है गवर्नमेंट। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। In some areas of India, so local communities are struggling to conserve this habitat along with government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood। तो ये सब चीजें होना मतलब यहाँ पे ये जरूरी है। तो वो लोग कम्युनिटी क्या करती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में मिलके वहाँ पे काम करती है, और वो उस एरिया को छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ से जो फॉरेस्ट प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही इजीली उनको मिल जाए, और वो उनकी लाइवलीहुड का क्या होता है, सोर्स होता है। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है उनका मतलब खास कुछ इंटरेस्ट ना तो एजुकेशन में होता है, ना तो कुछ बाकी एक्टिविटीज में होता है, जिसके कारण उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस है। तो इसके दो अलग रीजन ये भी है कि एक्चुअली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या रोड्स है या स्कूल्स है या जो फंडामेंटल नेसेसरी वाली जो चीजें है, वो आज तक भी वैसे वो हिली एरिया में, माउंटेनस रीजन वाली एरिया में गवर्नमेंट का प्रॉपरली सप्लाई वहाँ तक नहीं है। तो इन कारणों की वजह से वो लोग ना तो ठीक तरह से एजुकेशन ले पाते हैं, ना तो उनको प्राइमरी हेल्थ केयर की वहाँ पे फैसिलिटी है, और भी बाकी चीज़ों से वो कट ऑफ है, राइट। तो इसीलिए वो जो फॉरेस्ट में से उनको प्राइमरी प्रोड्यूस मिलते हैं, उसी के ऊपर में वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट को भी फिर क्या करना होता है, उनके साथ में टाइप करके उनको एक ऑटोनॉमस स्टेटस दे के उन फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का क्या करना होता है, कंजर्वेशन करना होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। बहुत सारे ऐसे इंडिया में एरियाज देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है
और उनकी जो एक आस्था होती है वो पेड़ पौधों के साथ में, वहाँ के जानवरों के साथ में, वहाँ के जो हिल्स वगैरह होते हैं या माउंटेन पीक्स होते हैं उसके साथ में वो जुड़े हुए होते हैं इमोशनली। और इसीलिए वो लोग उनको मतलब छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ से माइग्रेट होना नहीं चाहते। और वहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते। अगर मान लो कि एक आधी जगह पे गवर्नमेंट को पता चल गया कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लेवल में कुछ स्टॉक्स है, मिनरल्स के स्टॉक्स है, वैल्यूएबल स्टॉक्स है, और गवर्नमेंट चाहती है आने वाले दिनों में कि उसको निकाला जाए वहाँ से। वहाँ पे मतलब अलग माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए वगैरह गवर्नमेंट काम करना चाहती है। तो ऐसे सिचुएशन में उन कम्युनिटी के साथ में वो कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और फिर कम्युनिटी क्या करती है, वेपन्स उठा लेती है हाथ में या वो प्रोटेस्ट करती है। तो ये सब चीज़ें मतलब अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, एक तरह से उनके साथ में ट्रीटी करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। या तो फिर मान जाना होता है कि हम इस एरिया में कभी माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे या हमारे प्रोजेक्ट नहीं चलाएँगे। तो राजस्थान में कुछ ऐसे 2-4 गाँव है, जैसे सरिस्का टाइगर और फॉरेस्ट रिजर्व है वहाँ पे। तो उन 5-6 गाँवों ने क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी अपने कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाएगी। यहाँ का डिग्रेडेशन हम नहीं देख सकते। तो अभी लोगों ने डिसाइड कर दिया तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 5-6 गाँव का मामला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने इसका विरोध किया है। और बिल्कुल वो वहाँ पे एंट्री मतलब बैन कर दी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। तो ऐसे जगह-जगह पे आपको अलग-अलग कम्युनिटी से कंज़र्वेशन के लिए सपोर्ट भी मिलता है। तो ये कहीं न कहीं पे एक अच्छे संकेत भी है कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का क्या हो रहा है, कंज़र्वेशन हो रहा है। अभी अगर रिसेंटली न्यूज़ में आप देखते हो तो हमारा महाराष्ट्र में लोनार का लेक है, जो बोलते हैं कि किसी एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से वहाँ पे फॉर्म हुआ है वो। तो एक्चुअली ये जो एस्टेरॉइड है, तो अभी रिसेंटली नासा तो ये बोल रही है कि वहाँ पे जो मटेरियल कंपोज़िशन देखने को मिला है, वो मून मून पे पाया जाता है। मून समझते हो ना आप? चाँद पे पाया जाता है। तो चाँद पे जो मटेरियल वैल्यूएबल मटेरियल अवेलेबल है, वो उस लोनार लेक के नीचे, राइट, सरफेस में सेम मटेरियल को देखा गया है। तो उस एरिया में अभी इल्लीगल एक्टिविटीज़ चलती है। तो वहाँ की कम्युनिटी भी आगे आके गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ से ये वैल्यूएबल जो मटेरियल है निकाल के लेके नहीं जा सकते। अभी न्यूज़ में अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो देखने को मिल रहा है कि उस लेक में का जो वाटर वाटर का कलर चेंज हो रहा है, नेचुरली चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वैसे स्टडी वाली चीज़ें। तो ये हद तक हमारे कम्युनिटी ने आगे आना चाहिए और उन सभी चीज़ों का विरोध करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जिससे हमारे नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का डिग्रेडेशन होता है, राइट? तो गवर्नमेंट भी एक मतलब हद तक किसी प्रोटेस्ट को क्या करती है, फेस करती है और उसके बाद में उनको मानना ही होता है। तो ये अलग-अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र का ये एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है, इसको आप याद रखिए। सो देखते ही चैप्टर में आगे क्या बात की गई है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, जैसे कि मैंने बताया, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो यहाँ के विलेजर्स बहुत ही अवेयर है। उन्होंने याद कर दिया गवर्नमेंट को कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपने बनाया है, तो उस एक्ट के थ्रू यहाँ का जो नेचुरल डिग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ के वाइल्ड लाइफ का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको तो आपने रोकना चाहिए और आप यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट को मतलब प्रमोट कर रहे हो। तो इस मुद्दे को लेके वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट चलाया और इस प्रोटेस्ट में वो सक्सेस भी रहे। गवर्नमेंट को ये मानना पड़ा कि यस, ये अगर एक्ट है तो हमें यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं देनी चाहिए। द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये फैक्ट याद रखिए आप। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कुछ विलेजेस के लोगों की बात की गई है यहाँ पे। हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरव देव डाकव सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे जो 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड है, उसको लोगों ने ही डिक्लेयर कर दिया कि ये सेंचुरी है करके, यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट नहीं चला सकते करके, राइट? So their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside enforcement. Okay, तो बाहर से आने वाली किसी भी प्रोजेक्ट के कारण अगर यहाँ के इस फॉरेस्ट का अगर नुकसान होता है,
तो उससे रिलेटेड इन लोगों ने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। तो उसके कारण 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को आज कंजर्वेशन, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल चुका है इन लोगों के। तो ऐसे जगह जगह पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कम्युनिटी और लोगों ने मतलब खुल के आगे आके विरोध किया ऐसे प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट के कारण डिग्रेडेशन होता है। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें स्केयर्ड ग्रुप्स ऑफ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। तो हमारे देश में अलग अलग जगह पे आपको छोटे छोटे मतलब मूव्स देखने को मिलते हैं, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज विच मे बी रेयर इन देयर स्पीसीज, वो अपने आप उनकी प्रजाति में अलग टाइप की होती है। तो इस टाइप की जो स्केयर्ड ग्रुप होते हैं, राइट, फॉरेस्ट होते हैं छोटे मोटे, उनमें वैरायटी वैरायटी की क्या होती है, ट्रीज होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे फ्लोरा और फौना की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। सो नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। जैसे कि मैंने बताया एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, लैप्चा कम्युनिटी की बात की थी हमने, बहुत सारे ट्राइबल लोगों की बात की थी। तो ये लोग क्या करते हैं, जंगल को, पेड़ पौधे को, माउंटेन को, हिल्स को अपने मतलब अपना गॉड मानते हैं, और वो थैंक्स करते हैं कि वहाँ से जो भी प्राइमरी प्रोड्यूस उनको मिलता है उससे उन लोगों को सर्वाइवल करने में क्या होती है, मदद होती है। तो इसी के कारण ये सब आपको फॉरेस्ट वाले एरिया में इजीली देखने को मिलता है। Such beliefs have preserved several virgin forests in the pristine from called the scared grove, the forest of God and God, goddesses, right? तो ये जो लोगों की भावना होती है, राइट, जो हो रही है, तो इस भावना के कारण जो फॉरेस्ट होते हैं वो वर्जिन रहते हैं, मतलब उस फॉरेस्ट को छेड़ा नहीं जाता है, वहाँ पे कभी डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है, या उन फॉरेस्ट के ऊपर में कहीं पे भी आपको असॉल्ट होते हुए नहीं दिखता है। तो ये बातें यहाँ पे याद रखना, बिकॉज ऑफ देयर होली नेचर, बिकॉज ऑफ देयर फेथ। ओके, किसके फेथ की, किसके होली नेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइबल पीपल्स की। ओके, तो ट्राइबल पीपल्स ना तो किसी ह्यूमन बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज को वहाँ पे प्रमोट करने देते हैं। आपने देखा होगा अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ एक कम्युनिटी ऐसी है कि वो बिल्कुल भी मतलब बाकी वर्ल्ड से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट। तो वहाँ के फॉरेस्ट आज भी मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। ये बात आपको याद रखना। और भी जगह जगह पे ट्राइबल लोग मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे मुंडाज है, संथाल है, ये भी कम्युनिटीज है हमारे छोटा नागपुर वाले प्लेटूज में ये देखने को मिलती है आपको, या उधर गारो कम्युनिटीज है, राइट। तो ईस्टर्न स्टेट में या मेघालय स्टेट की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। दीज पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ द लार्ज फॉरेस्ट have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं छोटे छोटे फॉरेस्ट, तो इन पैचेस में बाकी लोकल लोगों का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स। क्योंकि वो उनके आस्था का क्या होता है, ये सब सेंटर होता है, उनकी फेथ होती है, वहाँ पे वो वर्शिप करना पसंद करते हैं, एंड दैट्स व्हाई। सो सर्टन सोसाइटीज रिवर्स अ पर्टिकुलर ट्री, river sorry certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक सोसाइटी की बात की गई है कि जिनकी जो फेथ होती है या वर्शिप का जहाँ तक मतलब मामला होता है, तो कुछ एक पर्टिकुलर ट्री के साथ में उनकी इमोशन जुड़ी होती है। जैसे आप लोगों को भी पता होगा, हमारे जो कम्युनिटी में जैसे पीपल का पेड़ हो या वट वृक्ष हो, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब क्या इम्पोर्टेंस देते हैं हम, अलग अलग सेलिब्रेशन के लिए उसकी पूजा वर्शिप वगैरह करते हैं। तो उसी टाइप से ये जो कम्युनिटी होती है, कुछ एक जो ट्रीज होती है उनको काफी ज्यादा क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और उसके कारण उसका अपने बाय डिफॉल्ट कंजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। सो द मुंडास एंड द संथाल, यहाँ पे दो कम्युनिटी की बात की गई है, मुंडाज और संथाल ऑफ द छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ। महुआ पेड़ को, ट्रीज को क्या करते हैं, ये दोनों कम्युनिटी वर्शिप करती है, पूजा अर्चना वगैरह इनके द्वारा की जाती है। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है बसिया लैटिफोलिया, ये याद रखना एग्जाम के लिए। एंड कडम्बा, दूसरी एक ट्री है कडम्बा, लोकल लोकल नेम है ये वहाँ के उनके, कडम्बा। तो इसको बोलते हैं एंथोकैफालस
Kadamba. And the tribals of Odisha and Bihar worship the tamarind, okay, and mango. Tamarind और mango को ये जो उड़ीसा और बिहार के जो लोग हैं वो उनको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं उनकी. So too many of us people and banyan trees are considered scared. जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे एरिया में ये जो पीपल या banyan trees वगैरह होते हैं, तो इनका एक क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. हमारा हमारी फेथ जुड़ी होती है इसके साथ में, तो ये सब चीज़ें याद रखना है. तो इससे होता क्या है, इन पेड़ों को अपने आप में एक प्रोटेक्शन मिल जाता है और इनकी क्वांटिटी कभी रिड्यूस नहीं होती है. लोग इसको लगाना पसंद करते हैं, और लोग बाकी एक्टिविटीज़ के कारण इसके साथ में जुड़े होते हैं. So Indian societies comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creation. तो इससे ये पता चलता है हमारी इंडिया में, मतलब सदियों से ये चलता आ रहा है कि किसी पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, पूजा जाता है, उसकी वर्शिप की जाती है, हमारी उसके साथ में फेथ होती है. तो फेथ के कारण उसको अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या मिलता रहता है, प्रोटेक्शन मिलता रहता है और उसका कंजर्वेशन चलता आ रहा है. So scare qualities are often ascribed to spring, mountain peak, plants and animals which are closely protected. You will find troops of mosquitoes and lambeos around many temples. They are fed daily and treated as a part of temple duties. देखो आप कहीं पे भी मतलब ऐसे होली प्लेसेस पे जाओ, माउंटेन में हो, हिल में हो या किसी भी एरिया में, तो मंदिर के पास में आपको जैसे बंदर वगैरह मिल जाते हैं, जो भी मतलब रिलेटेड जो एनिमल्स है वो मिल जाते हैं और उनको भी कोई भगाने की कोशिश नहीं करता है ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे, और उनकी भी पूजा की जाती है. ये करते भले ही आप नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसे प्लेसेस पे अगर आप विजिटेटिव हो तो आपको ये देखने को मिलेगा. तो उससे क्या होता है, तो उस टाइप के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको भी एक तरह से मतलब कंजर्वेटिव प्रोटेक्शन मिल जाता है. तो ये हमारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चलता आ रहा है, तो उसको कहीं न कहीं पे हम लोगों ने भी प्रमोट करना चाहिए. क्योंकि हम कितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर लें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कितनी भी कर लें, अगर आपके माइंड को मतलब स्टेबल करना है, आपको कहीं न कहीं पे सैटिस्फैक्शन चाहिए. तो ये सब चीज़ें पहले से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी. तो इसको हमने उस एंगल से देखना चाहिए जहाँ पे हम हमारे नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का कंज़र्वेशन कर सकें. यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही पुअर है और उसके कारण ये बीच-बीच में कैसे मीटिंग ड्रॉप हो रही है. सो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द रोहित, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? रोहित, रेज़ योर हैंड. रोहित, मेरी आवाज़ आ रही है देवांशी? रेज़ योर हैंड. नहीं आ रही है? ओके. आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स
आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है। यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कारण बात बीच में ही रुक गई है। तो बात करेंगे हम आगे कुछ मूवमेंट की, जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमारे देश में चलाई गई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे द फेमस चिपको मूवमेंट, राइट? ये हिस्ट्री में काफ़ी सुनने को मिलेगा आपको, स्टडी करने के लिए मिलेगा। That is the famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation. हेलो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे चिपको मूवमेंट की। चिपको मूवमेंट से क्या हुआ है, हमारे इंडिया में जो हिमालय माउंटेन में जो फॉरेस्ट है, उसको एक तरीके से वहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को आपको मिलता है। तो और भी एक दो मूवमेंट है जिन मूवमेंट को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। सो द फेमस चिपको मूवमेंट in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in the several areas, but has also shown that community afforestation with the indigenous species can be enormously successful. तो यहाँ पे वहाँ के मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन ही तो नहीं, नेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकना पड़ेगा। बार बार कैसे कनेक्शन टूट रहा है। सो आई थिंक हम आगे नहीं बढ़ सकते आज। आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर मेरी आवाज़ आ रही तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एक चिपको मूवमेंट है और दूसरा बीच बचाओ आंदोलन, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको रीड करना है। इन दोनों मूवमेंट से वहाँ की लोकल कम्युनिटी को मदद मिली। आई एम एंडिंग दिस मीट हियर, ओके? नेट सपोर्ट नहीं होगा।